नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल एक और अहम दिन है। पहले दौर के मतदान से जुड़ी ईवीएम अब सील होकर सुरक्षा बलों की निगरानी में है, तो दूसरे दौर के मतदान के लिए ईवीएम तैयार है। चुनाव आयोग लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि हर ईवीएम जो है वो सुरक्षित रहे। इसीलिए आज का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दौर के मतदान से जुड़ी ईवीएम अपने सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुकी हैं। दूसरे दौर की ईवीएम को पहुंचाया जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप लगभग दे चुका है। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम मतदान केंद्रों तक पहुंचाई गई है। यह समय चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के लिए भी एक कड़ी परीक्षा का होता है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। चुनाव के इन इंतजामों और कल जिन सीटों पर मतदान होना है उनका हम करेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि चुनाव ज़रूरी है, चुनाव में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है और चुनाव का हर मतदाता तक ईवीएम पहुंचे उसके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं, हो सकता है कि आपने देखी भी हो, इसीलिए इस पर चर्चा करनी भी ज़रूरी है। चुनाव कर्मियों और उनके साथ गए सुरक्षा बलों की जमकर आजकल तारीफ हो रही है। इस तस्वीर से आपको अंदाजा आएगा कि मतदान कराने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी कितनी मेहनत करते हैं। ये तस्वीर दूर से दिखने में बड़ी खूबसूरत और रोमांच भरी लग रही होगी, लेकिन तेज बरसात के बीच एक उफनती नदी पर बने इस कमजोर से झूला पुल या बैम्बू ब्रिज को पार कर रहे चुनाव कर्मचारी ही समझ रहे होंगे कि कितना चुनौती भरा काम है। इतनी ऊंचाई पर बने ऐसे पुल को पार करने में पैर किसी के भी कांप जाएं। कई लोग तो डर से पार भी शायद ना कर पाएं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में ये चुनाव कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मतदान कराकर वापस लौट रहे हैं और लौटते वक्त उन्हें उफनती कामेंग नदी को पार कर लौटना पड़ा। इनमें से कई महिला सुरक्षाकर्मी भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन 4 जिलों ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, अपर सुबनसिरी और सियांग के 8 मतदान केंद्रों पर हिंसा होने के कारण गुरुवार को फिर से मतदान कराना पड़ा। 85% लोगों ने अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल किया। है ना कमाल की बात। इस पर्वतीय इलाके में 85% लोग मतदान करने आए। बीते साल जिस मणिपुर में हिंसा हुई थी वहां भी 11 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराया गया था। उस मणिपुर में 82% मतदान हुआ। इन 11 सीटों पर बड़े शहरों में रहने वाले उन लोगों को इस सबसे सबक लेना चाहिए जो सरकारों के बनने बिगड़ने की बहस तो खूब करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मतदान केंद्र तक नहीं जाते, वोट नहीं डालते हैं, छुट्टी मनाने में विश्वास करते हैं। खैर, चुनाव कराने के बाद ईवीएम को सुरक्षित बंद कर ये चुनावकर्मी तेज बरसात में फिसलन भरे पहाड़ी इलाकों से वापस लौटे हैं। यह इलाका चीन की सीमा से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब है और यहां तक आम दिनों में पहुंचना भी एक चुनौती भरा काम होता है। इस तस्वीरों को दिखाने का मकसद तो यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लगे लाखों चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों की भी बड़ी मेहनत होती है, जो राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों के चुनावी शोर में अक्सर छुप जाती है। अब बात करते हैं कल होने वाले दूसरे दौर के मतदान की। कल दूसरे दौर में 12 राज्यों और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 88 सीटों में से असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटें शामिल हैं। कल के मतदान के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 1/3 पर मतदान का काम इस चुनावी प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा। केरल, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा की सभी सीटों पर कल मतदान पूरा हो जाएगा। कर्नाटक की भी आधी यानी 28 में से 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान पूरा हो जाएगा। कल जिन 88 सीटों पर मतदान होगा उनमें बीजेपी और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे 4 पर, सीपीएम 16, बीएसपी
74, जेडीयू 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 88 पर सीटों पर इस बार मतदान कितना दिलचस्प रहेगा, इसके लिए 2019 के आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। 2019 में एनडीए ने इन सीटों में से 63 पर जीत हासिल की थी, जिनमें से 52 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 24 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें 18 सीटें कांग्रेस की थी। तब शिवसेना में दो फाड़ नहीं हुआ और उसके पास इन 88 सीटों में से 4 सीटें थीं और 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। वोट शेयर की अगर बात करें अब, तो एनडीए का पलड़ा 2019 में इन 88 सीटों पर भारी रहा था। एनडीए ने 50.73% वोट हासिल किए थे, यानी आधे से भी ज्यादा, जबकि इंडिया गठबंधन को 41.94% वोट मिले थे। अगर 2019 में जीत हार का औसत अंतर देखेंगे तो एनडीए के उम्मीदवारों का जीत का औसत अंतर 19% रहा और उसमें भी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का औसत अंतर उससे ज्यादा 20% रहा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के दलों का औसत अंतर 11% रहा और उसमें कांग्रेस जिन सीटों पर जीती उन पर औसत अंतर इससे कम 10% रहा। अगर 2019 में स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी ने दूसरे दौर की इन 88 सीटों में से 72% सीटें जीती, जो पूरे चुनाव में रहे उसके स्ट्राइक रेट से 69% से ज्यादा है, यानी ये फेज बीजेपी के लिए उसका पॉजिटिव फेज है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 24% का रहा, यानी इस दौर में वो जितनी सीटों पर लड़ी उनमें सिर्फ 24 पर उसको जीत मिली। हालांकि पूरे चुनाव में उसके स्ट्राइक रेट 12% से भी फिर भी ज्यादा है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। उस लिहाज से दूसरे दौर में बीजेपी को अपना प्रदर्शन बेहतर और करना होगा। 2019 में बीजेपी ने इन 88 में से 52 सीटें जीती थी, लेकिन 370 का लक्ष्य का हासिल करने के लिए उसे यहाँ पर कम से कम 58 सीटें जीतनी होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट प्रतिशत कम रहना चिंता की एक बड़ी वजह रहा। इसे लेकर बीजेपी में भी शीर्ष स्तर पर चिंता जताई गई और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के स्तर पर सबको सक्रिय कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिन सीटों पर दूसरे दौर में मतदान हो रहा है, वहां उत्साह की बात यह कि वहां मतदान का प्रतिशत बीते 2 लोकसभा चुनावों में बढ़ा है। 2014 में 67.3% से बढ़कर 2019 में ये 70.1% हो गया। अब देखना है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या ये और आगे बढ़ता है या पहले दौर का ही ट्रेंड दिखाई देता है। यहां पर फिर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि मतदान करना आपका ऐसा अधिकार है जिसे आपको चूकना नहीं चाहिए। यही तो वो वक्त है जब आप गुण दोष के आधार पर अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, जो आपकी बात, आपकी चिंताएं सरकार तक पहुंचा सके, उनका हल निकलवा सके। आप जब मतदान करने निकलते हैं तो इसका असर दिखता है। इन 88 सीटों को ही देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से जिन 71 सीटों पर मतदान बढ़ा, उनमें 24 सीटों पर पूर्व में विजेता रही पार्टी की हार हुई। जिन 77 सीटों पर मतदान घटा, उनमें से 6 सीटों पर पूर्व में विजेता रही पार्टी की हार हुई। तो ये सब आंकड़े कल होने वाली सीटों से जुड़े हुए हैं। कल के मतदान की क्या तैयारियां हो रही हैं, ये भी देख लेते हैं। देश के कई इलाकों से पोलिंग पार्टियों के अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचने की अब तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, मणिपुर से है। अब आपके सामने रखते हैं, जहां कल दूसरे दौर में होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां निकल रही हैं। ये तस्वीर
मणिपुर की तस्वीरें, मणिपुर में जहां पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां की तस्वीरें। फेरजौल ज़िला है वहां का। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ नावों में सवार होकर निकले, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, उनके साथ सुरक्षा बलों के जवान भी हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, इनमें इनर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को पहले दौर में वोट डाले गए। पहले दौर में इनर मणिपुर की कांग पोकपी, चंदेल और चूड़ा चांदपुर जिलों में वोट डाले गए थे। ये जिले मणिपुर में पिछले साल हुई हिंसा से काफ़ी प्रभावित रहे। Ma'am, please come. Ma'am, please begin to speak with you loudly. अब कल आउटर मणिपुर के लिए दूसरे दौर में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर के बाद आइए चलते हैं पूर्वोत्तर के ही राज्य असम में। असम में 14 में से 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले दौर में मतदान हो चुका है। अब 5 सीटों पर कल दूसरे दौर में मतदान होना है और बाकी 4 सीटों पर 7 मई को तीसरे दौर में असम में मतदान होगा। कल के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीर असम के सिलचर की है, जहां आज मतदान से एक दिन पहले पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर जाने से पहले ईवीएम और दूसरी सामग्री लेने के लिए जमा हुई और फिर सुरक्षा बलों की निगरानी में ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। असम में कल जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उन पर कुल 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। बराक घाटी में 2 लोकसभा सीटों सिलचर और करीमगंज, पहाड़ी जिलों में दीफू और ब्रह्मपुत्र घाटी में 2, नौगांव और दरांग, उदलगिरी में मतदान होने वाला है। इन तैयारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं गुवाहाटी से मेरे सहयोगी रतनदीप चौधरी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम में 5 सीट और उत्तर पूर्व के बाकी राज्य त्रिपुरा में 1 सीट और मणिपुर में 1 सीट में चुनाव होने वाले हैं। तो असम में जो 5 सीटों में चुनाव होने वाले हैं इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जैसे नौगांव, जहां पे कि हेवीवेट उम्मीदवार सिटिंग एमपी प्रद्युत बरदोलोई जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके साथ एक ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी के सुरेश बोरा जो कि कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और एआईयूडीएफ के अमीनुल इस्लाम। अब नौगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी डीलिमिटेशन के बाद उसका जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसमें जब मुस्लिम वोटर और हिंदू वोटर्स में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है तो एक रिलीजियस पोलराइजेशन होने की अपेक्षा रखी जाती है नौगांव में। और इसी तरह नौगांव एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है बीजेपी के लिए, क्योंकि 90 के दशक में नौगांव से बार बार बीजेपी जीतती आई है, मगर पिछले साल नौगांव बीजेपी हार गई। इसके साथ सिलचर सीट है जो कि प्रेस्टिजियस सीट है। इस बार सुष्मिता देव जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, वहां से वो तृणमूल कांग्रेस में चले आए हैं, वो उम्मीदवार नहीं है, मगर तृणमूल कांग्रेस सिलचर में लड़ रही है। करीमगंज जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी केंद्र है, वहाँ पे एक कांटे कांटे की टक्कर बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए एमपी हैं कृपानाथ मल्ला, उनके साथ हाफिज रशीद चौधरी के साथ होने वाली है। उत्तर पूर्व में जो 25 सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार 25 में से 22 सीट कम से कम वो जीतना चाहती है, पिछली बार 18 सीट जीत पाई थी। तो देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी इस बार ये सेकेंड फेज में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर सकती है और क्या रिलीजियस पोलराइजेशन होता है और क्या इस बार मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ आती है या नहीं असम में, ये भी देखने लायक बात रहेगी। उधर जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट उधमपुर पर 19 अप्रैल को वोट पड़ चुके हैं। अब कल एक और सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। कल जम्मू में वोट पड़ना है और इसीलिए इस सीट पर 17.81 लाख से ज्यादा मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां बीजेपी के मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्षी गुट इंडिया के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15,000 से ज़्यादा मतदान कर्मी और सुरक्षा बलों के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। कई संवेदनशील इलाकों में भी मतदान होने वाला है, जहां सुरक्षा तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। हर वोटिंग सेंटर पर पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, शेड जैसी तमाम सुविधाएं
सुविधा का इंतजाम किया गया। इसके अलावा ज़रूरतमंदों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। ये लोकसभा सीट जम्मू, सांबा और रियासी जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैली हुई है। जम्मू में 50 जबकि सांबा में करीब 12 सीमावर्ती मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों में कुछ ऐसे भी हैं जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं होने वाली हैं। यह ऐसे ही एक मतदान केंद्र की तस्वीर है। इसे लोकतंत्र की आप गुलाबी तस्वीर कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल और विपक्षी बीजेपी के बीच जिस तरह की सियासी रस्साकशी है, उसे देखते हुए कई मतदान केंद्र काफी संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बंगाल में 42 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव सभी 7 चरणों में होने वाले हैं। उत्तर बंगाल से इसकी शुरुआत हुई और पहले दौर में 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। दूसरे दौर में पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव कर्मी और सुरक्षा बलों के जवान आज ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ निकल गए। इससे पहले दार्जिलिंग में पोलिंग अधिकारी एक सरकारी कॉलेज में ईवीएम ऑपरेट करने की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए। उत्तर दिनाजपुर में पोलिंग पार्टी को पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना होने से पहले वोटिंग से जुड़ी सामग्री लेते हुए देखा गया। दूसरे चरण के लिए राज्य में कुल 5,298 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बंगाल में बेलूर घाट की सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इसी के तहत संदेश खाली आता है, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर जमीन कब्जा करने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे थे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भी 5 सीटों पर कल मतदान होना है और ये 5 सीटें हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। इनमें सबसे दिलचस्प सीट है पूर्णिया, जहां कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव को जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। उनके सामने आरजेडी की बीमा भारती और बीजेपी के संतोष कुमार कुशवाहा हैं। पूर्णिया में मतदान की तैयारियों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। जो हम मौजूद हैं पूर्णिया के समाहरणालय में, यही वो जगह है जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कल जो है पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जो प्रक्रिया है उसका संचालन होगा। जो चुनाव प्रक्रिया है आप देख सकते हैं, अभी ट्रेनिंग चल रही है और ये जगह जगह पे यहाँ टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं और फ़ोन्स लगाए गए हैं। ये जो महिलाएं बैठी हैं ये बेसिकली जब कल जहाँ से कुछ गड़बड़ी की सूचनाएं आएंगी तो उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए या जो टीम होगी, जो क्विक रिस्पांस टीम होगी, उसको डिस्पैच करने के लिए सारी जो सूचनाएं हैं वो यहीं पे आएगी और यहीं के बाद से वो अलग अलग जगहों पे उसमें कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। तो ये जगह जो है आज इनकी अभी फाइनल ट्रेनिंग हो रही है आज रात को, और कल जो है ये जगह पे आपको सबसे ज़्यादा हलचल दिखेगी, सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होगी, जो गतिविधि होगी इसी जगह पे होगी। यहाँ से पूर्णिया लोकसभा का जो पूरा चुनाव प्रक्रिया है उसका नियंत्रण यहीं से किया जाएगा और इसी तरह की जो कंट्रोल रूम की स्थापना है वो जो 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं बिहार में जहां कल चुनाव होने हैं, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज हो, बांका हो और भागलपुर हो, सभी जगह पे इस तरह की कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और यहाँ से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कल जो है लोकसभा का जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से किया जा सके। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर कल चुनाव है। ये है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी। इनमें से अमरावती सीट पर कैसा रहेगा मुकाबला, बता रहे हमारे सहयोगी पारस धामा। जी बिल्कुल, देश भर में कल लोकसभा चुनाव के मतदान का सेकेंड फेज है और सबसे महत्वपूर्ण फेज माना जा रहा है, क्योंकि पहला फेज अगर हम देखते हैं तो पहले फेज में जो है वो कम वोटिंग हुई थी। वहीं तकरीबन महाराष्ट्र में 8 सीटों पर कल मतदान होना है और 8 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो अमरावती की मानी जा रही है। अमरावती की सीट इसके लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार जो सांसद थी नवनीत राणा, वो इस बार बीजेपी के साथ लड़ रही हैं। पिछली बार जब नवनीत राणा सांसद बनी थी
थी अमरावती से, तो उनको सपोर्ट एनसीपी और कांग्रेस का मिला था, जिसकी वजह से वो सांसद बनी थी और 30,000 वोटों से उन्होंने शिवसेना को हराया था। मगर इस बार पूरा पिक्चर जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। इस बार अमरावती में 3 कैंडिडेट है। नवनीत राणा जो कि बीजेपी से हैं, वहीं जो वानखेड़े है, बलवंत वानखेड़े, वो कांग्रेस की तरफ से है, और जनशक्ति प्रहार पार्टी से नीलेश बूब है। तो अमरावती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए भी हो जाती है क्योंकि बीजेपी अपना कैंडिडेट आज़ादी के बाद पहली बार अमरावती में उतार रही है और उसका चेहरा बनी है नवनीत राणा। अमरावती एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, उनका दबदबा रहा है, शिवसेना का दबदबा रहा है। तो जब बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट दी है तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नवनीत राणा इस बार भी जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। अमरावती के आम लोगों की बात करें तो तीनों कैंडिडेट्स के बारे में जो लड़ रहे हैं इस चुनाव में, तीनों कैंडिडेट्स पर जो लोग हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। अलग अलग पक्ष के लोग हैं, अलग अलग जो समाज के लोग हैं वो अपने कैंडिडेट्स पर कल वोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है 4 जून को पता चलेगा कि कौन जो है अमरावती की सीट पर राज करेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार अमरावती से 3 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, जनशक्ति प्रहार पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। यूपी में कल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। मथुरा लोकसभा सीट से अभिनेत्री हेमा मालिनी की सीट है। बीजेपी के उम्मीदवार फिर से हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धांगड़ से हो रहा है। इस बीच चुनाव आयोग को भी लगातार कई उम्मीदवारों और अलग अलग दलों के स्टार प्रचारकों की शिकायतें मिल रही हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के कुछ भाषणों की शिकायत की है, तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों की शिकायत की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए 29 तारीख तक का समय दिया है। यह नोटिस आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी की शिकायत के बाद दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी भाषा और संस्कृति के खिलाफ बयान देकर भड़का रहे हैं। वहीं खड़गे साहब के ऊपर आरोप यह लगाया गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया गया और राम मंदिर प्रतिष्ठा में बुलाया नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा कि जो बंसवाड़ा में, राजस्थान के बंसवाड़ा में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया वो गलत है। इसके लेकर कई दिनों से विवाद भी चल रहा था। आज आयोग ने इन सभी पत्रों का संज्ञान लेते हुए दोनों ही पार्टियों को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब 29 तारीख तक देने के लिए कहा है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चुनाव होना अभी बाकी है। लद्दाख में बीजेपी ने इस बार अपने पुराने उम्मीदवार जामयांग शेरिंग नामग्याल को हटा दिया है। उनकी जगह ताशी ग्याल्सन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ताशी ग्याल्सन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चेयरमैन हैं। लद्दाख बीते दिनों कई विरोध प्रदर्शनों की वजह से सुर्खियों में भी रहा है। एक अलग राज्य की मांग और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी स्टेटस की मांग इन विरोध प्रदर्शनों में अहम रही है। इन सब पर क्या है ताशी ग्याल्सन की राय और क्यों उनके पूर्व के साथियों, दोनों दोस्तों के बीच क्यों ये तनाव हुआ, एक को टिकट कटा, एक का टिकट मिला, क्या होगा ताशी का एजेंडा, इसी सिलसिले में अब से कुछ देर पहले मैंने ताशी ग्याल्सन से बात की है। उसके कुछ अंश आपके सामने पेश। ताशी जी, बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा सवाल यही था अगला कि सिटिंग एमपी को चेंज किया है तेसिंग जामयांग नामग्याल साहब को, जो कि बड़े पॉपुलर थे दिल्ली में, उनका स्पीच बड़ा वायरल हुआ था। ये क्यों बदलाव किया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, वो पार्टी के से जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके जहन में उनके लिए कुछ और काम शायद सोचा होगा, कुछ और जिम्मेवारी सोचा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो है बिल्कुल जो है लार्जर इंटरेस्ट में देश के लिए और जनता के लिए काम करता है। और जितने भी जो पार्टी में जो लोग काम करते हैं उनको जो है अलग अलग समय पे अलग अलग रोल्स डिफाइन करते हैं, उनको अलग अलग रोल्स अदा करना पड़ता है। तो अलग अलग समय पे लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी दिया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है, जहाँ तक मेरा सोच है, उनके लिए
एक एक अच्छा एक जिम्मेवारी उन्होंने इंटरव्यू दूसरे पढ़े जगह आज पे के सोचा होगा। अखबारों में ताशी जी, नामग्याल साहब के, और लगा कि थोड़े से नाराज हैं। उनके लिए ये फैसला उनको चौंकाने वाला था कि उनका टिकट कैसे कट गया। वो अपने आप को श्योर शॉट मान के चल रहे थे। थोड़े शॉक्ड हैं, वो परेशान हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अगेंस्ट हो जाएंगे, रिबेल हो जाएंगे? बात हुई है आपकी उनसे? ऐसे ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा सा कुछ स्पेकुलेशन भी चल रहा है। वो एक मैच्योर्ड और सुलझा हुआ लीडर है, तो मुझे पूरा उम्मीद है ऐसे कोई नौबत नहीं आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पे हम सभी को भरोसा है, और लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में सभी काम करेंगे। और एक अच्छे कार्यकर्ता का यही निशान होता है कि वो पार्टी के कोई भी डिसीजन आते हैं उसको जो है आपने सर आंखों पे रख के जो है लोगों को काम आपने करना उनसे है। बात की ताशी जी? उन्होंने आपको बधाई दी जब आपका नाम अनाउंस हुआ, कि नहीं हो पाई बात अब तक? जी, मेरा आज ही उनसे आज सुबह मेरा बात हुआ है। मैं कल उनसे मिल भी रहा है। वो सारा हम सोनम सेंट्रल गवर्नमेंट वांगचुक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, वो प्रोटेस्ट कर जी। रहे थे। शिकायत ये रही कि बीजेपी के लोग उनसे मिले नहीं, सांसद साहब नहीं आए, मिनिस्टर्स नहीं आए, दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए उनसे मिलने के लिए। वो नाराजगी अब भी है। आपको लगता नहीं कि चुनावी मौसम में ये नाराजगी भारी पड़ सकती है? नहीं, देखिए, ये ऐसी नहीं है कि जो है सरकार ने जो है इसके ऊपर बातचीत नहीं किया है। हाई एम्पावर्ड कमेटी भी इसीलिए बनाया था कि इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो। सरकार ने हमेशा से स्पष्ट करके कहा है कि हम लद्दाख को जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, लद्दाख के लिए सब कुछ हम देना चाहते हैं, लेकिन क्या लद्दाख के लिए सही होगा हम उस चीज को करना चाहते हैं। ऐसे कोई भी चीज हम अब नहीं करेंगे कि 2 साल के बाद दोबारा जो है लद्दाखी सड़कों पे आए। तो इसलिए जो है, जो सरकार के जो इंटेंशन है उसको जो है मुझे लगता है सभी को कदर करना चाहिए। और जो डायलॉग का जो प्रोसेस है उसको जो है रिज्यूम करना चाहिए, दोबारा से जो बातचीत का सिलसिला शुरू करना है। अभी ये जो प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ है, तो यहाँ जो है हमारा जो है एमसीसी लागू हो गया। आप एमसीसी में आपको भी पता है गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इनएफेक्टिव है। तो ऐसे स्थिति में जो है आप सरकार किस तरह के कमिटमेंट करेंगे और कैसे इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो सरकार का यही कहना है कि भाई इलेक्शन के बाद जो है हम दोबारा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चीन से लगा हुआ बॉर्डर है लद्दाख का, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। आपको लगता है जी। कि अगर इसमें 6th शेड्यूल लागू हुआ तो और ज़्यादा सेंटर के लिए, दिल्ली के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? देखिए, इसमें यही इसीलिए मैं कहता हूँ जी, इन चीजों को हमें टेबल पे बैठ के समझने की जरूरत है ना जी। इसको डिस्कस करने की जरूरत है, इसके ऊपर थोड़ा डिबेट करने की जरूरत है। वी नीड टू इंगेज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। हमें उनका सलाह मशवरा लेने की जरूरत है। ये स्ट्रेटेजिक जगह है, यहाँ पे सब कुछ हम जॉय राइड पे नहीं ले सकते हैं, हमें बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। और हमारे लोगों को भी जो है इस चीज के ऊपर समझना पड़ेगा। सरकार हमारे लद्दाख के लोगों के खिलाफ नहीं है, लद्दाख को बहुत कुछ करना चाहता है, लद्दाख को आगे ले जाना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल, एक रोल मॉडल, एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुसलमानों को ब्लैंकेट रिजर्वेशन के मुद्दे पर कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। इस रिजर्वेशन से मुस्लिम समुदाय को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अहीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, आपने कर्नाटक के मुख्य सचिव को क्यों तलब किया है? नहीं, हमने तलब नहीं किया है। हम कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को पत्राचार कर रहे हैं और हम उनसे पिछले 6 माह से पता कर रहे हैं कि किस आधार पे आपने पूरे राज्य में 100% मुस्लिम भाइयों को ओबीसी का आरक्षण क्यों दे दिया है, किस आधार पे दिया है। और दूसरी बात एक है कि ऐसे भी उसमें कर्नाटक सरकार में ओबीसी को 32% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी के लिए 32 का उन्होंने बायफर्केशन किया हुआ है। उसमें कैटेगरी 1 भी है, कैटेगरी
हमारे कैटेगरी 2A भी है और कैटेगरी 2B भी है। अब एक कैटेगरी 1 में मुस्लिम समाज की भाइयों की 17 जातियां हैं। कैटेगरी 2A में मुस्लिम भाइयों की 19 जातियां हैं। इसके बावजूद फिर उन्होंने कैटेगरी 2B में 4% का आरक्षण ऑल मुस्लिमों को दे दिया है। हमने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के मैटर में जब जजमेंट आया था तो उसमें ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण में सूची में लेने के लिए किसी जाति को कुछ उसके गाइडलाइंस थे, पैरामीटर्स थे, उसका पालन होना चाहिए, जो मंडल आयोग में भी थे। तो यहाँ पर किस पैरामीटर के आधार पे कौन सा रिपोर्ट आपने बनाई है कि टोटल मुस्लिम भाइयों को आपने ओबीसी में लेके मूल ओबीसी के आरक्षण पे आंच आ रही है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, ऐसा आयोग को लगता है। आयोग जी ओबीसी के लिए काम करता है। आयोग जी नहीं चाहता कि किसी विशिष्ट वर्ग को ओबीसी का आरक्षण छीन कर दिया जाए। ये आहिर भावना के साहब, साथ में हम बार बार कर्नाटक उनसे के पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने बयान जारी कर बाकायदा सोशल मीडिया पे ये कहा है कि बीजेपी उन पे गलत एलिगेशन लगा रही है, झूठ बोल रही है, और ये जो रिजर्वेशन 2B कैटेगरी में है ये तो 1974 से चला आ रहा है, ये उनका तर्क है। नहीं, उनका कहना अलग है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। जी जी मैं ओबीसी कमीशन का चेयरपर्सन हूं और मुझे जो अधिकार दिए हैं विद्यमान सरकार प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में कि मुझे आयोग को बहुत ज्यादा अधिकार है। सो मोटो मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुमने ऐसे कैसे टोटल मुस्लिम भाइयों को आपने ओबीसी में दे दिया है और मूल ओबीसी का अधिकार छीना है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अगर 90 से दे रहे हैं, 94 से दे रहे हैं, 84 से दे रहे हैं तो दे रहे होंगे, मुझे उसको लेन देन कुछ भी। मैं वर्तमान की स्थिति की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे लिख के देना चाहिए ना कि किस आधार पे दे रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं पूछ रहा हूँ कि उसका बेस बताइए, जो बेस होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया था कि उसके पैरामीटर से कुछ कि उनका सामाजिक पिछड़ापन कितना है, कैसा है, आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक तो बाद में देखा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, ये जी सारा जांच करने के बाद में किसी एक जाति को ओबीसी में लिया जा सकता है। इन्होंने पूरे के पूरे मुस्लिम भाइयों को ओबीसी में लेने का क्या आधार था, ये हमने पूछा है। जवाब अभी तक नहीं आता है। हमने बार बार लिखा, आखिर में हमने 16 जनवरी को भी चिट्ठी लिखी 23 में, उसका जवाब नहीं आया। हमने फिर उनको कॉल किया, उनके अधिकारी आए, फिर अभी 21 फरवरी को आए थे। फिर 21 फरवरी को हमने पूछा, मैंने जवाब क्यों लिख कर लाया, नहीं लाया था। फिर हमने उनको तुरंत कहा कि 2 दिन में जवाब भेजा। जवाब में ये आया है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरे टोटल में हमने पूछा था कि आरक्षण के हिसाब से आप मेडिकल में, उच्च शिक्षा में, नौकर भर्ती में, रिक्रूटमेंट में कैसे यूज करते हैं। तो एक जवाब जी जो आया मेडिकल का बड़ा गंभीर है, मैं बता रहा हूँ, बहुत गंभीर जवाब है। इसमें जब ओबीसी में मुस्लिम भाइयों को 4% आरक्षण दिया है 2B में, और वो 2B में जब अगर 4% आरक्षण दिया है तो मेडिकल का मैंने आरक्षण निकाला उनका, तो टोटल उन्होंने अभी तक 930 सीटें पीजी की आई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की आई है मेडिकल की। उसमें से 930 में से 150 सीटें मुस्लिम भाइयों को दे दी उन्होंने। ये होगा 17% का आरक्षण। 32 में से 17% आरक्षण अगर आपने मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए जी अगर अल्पसंख्यक भाइयों को दिया है तो बताइए, ये मूल ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा। उनको उनके जवाब में दो, उनका जवाब मेरे पास में राइटिंग में है। और पीजी का दिया, यूजी का दिया नहीं, यूजी में भी ऐसे लफड़ा होगा। हमारा आयोग का काम है कि देश के ओबीसी के साथ में न्याय संगत जो भूमिका सरकार की है, केंद्र सरकार जी की जो बनी है पॉलिसी, उस आहिर हिसाब साहब, से कोई आरक्षण का बंटवारा टाइमलाइन हो। दी है कर्नाटक सरकार को जवाब देने की, उनका चिट्ठी का, आपने जो चिट्ठी लिखी है? ये टालते हैं, इनका जवाब इन्हें जल्दी देना चाहिए। हमें किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है। वो आयोग को, आयोग मानता है कि कैटेगरी 1 में, कैटेगरी जी 2B में मुस्लिम भाइयों की 19 से 17 जातियां हैं। वहां पे हिंदुओं की 95 और 103 जातियां हैं। ये सब चलेगा, लेकिन पूरे मुस्लिमों को अगर आपने आरक्षण दे दिया है तो ये तो आयोग को प्रश्न पूछना ही पड़ेगा
देश में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा अगर होता है तो मैं नौकर भर्ती में भी ऐसा हुआ होगा। अगर मेडिकल कॉलेज में, टेक्निकल में भी, आईटी में, आईआईटी में, जहां जहां भी आरक्षण है ओबीसी को जी। दिया गया है केंद्रीय सूची में, ऑल इंडिया कोटा में, तो कहीं ना कहीं धांधली होने के आसार दिखते हैं अगर यहाँ ऐसा तो, हुआ है। तो नौकर क्या भर्ती में आप अगर ऐसा सुप्रीम हुआ कोर्ट है, का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं इसको रद्द करने के लिए? नहीं 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 नहीं, हमारा आयोग अपना अपना काम करेगा। अगर जनता में किसी को लगा कि अन्याय हुआ है, वो जी। पब्लिक में जिसको जाना है वो जा सके, पिटीशन कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनको जाना है, हम नहीं जाएंगे। हम अपने अधिकार से नोटिस देंगे, हमारा काम है। जो मुझे अधिकार प्राप्त है चेयरपर्सन के रूप में, उस अधिकार से मैं इसको दुरुस्त करना चाहता हूँ, दुरुस्त करूंगा, बस ये मुझे करना है। हंसराज अहीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार के मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले पर उनसे अब जवाब तलब किया है। तो आज खबरों की खबर में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।